नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कहते हैं हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। देश में चुनाव सुधार की बात आते ही सालों से वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होती रही है। अब मोदी सरकार ने इस पर मास्टर स्ट्रोक चला है। आज बताऊंगा इसकी पूरी खबर। साथ ही होगी बात हरियाणा में कांग्रेस के खटाखट वायदे की। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फ्री वाले वायदों की झड़ी लगा दी है। आज राहुल के नाम पर कांग्रेस ने क्यों छेड़ा, सड़कों पर संग्राम, आपको इस पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां एनकाउंटर पर छिड़े सियासी महाभारत का नया एपिसोड सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स करार दे डाला। उन्होंने स्पेशल टास्क फोर्स में तैनात पुलिस कर्मियों की जातीय जनगणना कर डाली। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का दावा है कि एसटीएफ में तैनात 21 लोगों में सिर्फ 2 पीडीए समाज से हैं, यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। इसको लेकर अखिलेश यादव ने आंकड़े भी जारी किए। इसका सोर्स यूपी पुलिस की वेबसाइट को बताया। अखिलेश यादव का आरोप है कि जो जनसंख्या में 10% है उनको 90% तैनाती दी गई है, जबकि जनसंख्या में 90% है उनको एसटीएफ में सिर्फ 10% की तैनाती मिली है। अखिलेश यादव ने जो इल्जाम लगाया उसका जवाब देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर नहीं की। सीएम योगी गाजियाबाद में थे, जहां उन्होंने शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर पलटवार किया। निशाने पर राहुल गांधी भी रहे। अखिलेश यादव ने चंद दिन पहले कहा था कि मठाधीश को लेकर भी उन्होंने बयान दिया कि मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता है। इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये जो 2 लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है। जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था। अखिलेश यादव ने चंद दिन पहले कहा था कि मठाधीश और माफिया में फर्क नहीं होता। मुख्यमंत्री योगी ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने अखिलेश की तुलना औरंगजेब से कर डाली। समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं। वही कांग्रेस ने आज बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर संग्राम छेड़ दिया। विरोध की वजह केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी पर दिया गया विवादित बयान था। देश भर में कांग्रेस ने इसको लेकर हल्ला बोला, कई जगहों पर जमकर बवाल हुआ, लेकिन बिट्टू अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं। बीजेपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अच्छा होता अब मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने
के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। ये जो शब्द बोले या तो वापस ले, नहीं तो वहीं जाके पीटेंगे जहाँ बैठा है। संसार के सबसे बड़े और सफल अहिंसक आंदोलन की कोख से निकली कांग्रेस संसार की सबसे बड़ी पार्टी के विरोध में निकली तो वो सब हो गया जिसकी आशंका में पुलिस कतार बांधकर पहले से खड़ी हुई थी। पुलिस से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथापाई हुई, बैरिकेड्स के आर पार खड़े होकर जोर आजमाइश हुई। जोश में डूबे कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। हम जो बीजेपी से डरने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं, माननीय राहुल गांधी जी का एक एक सिपाही उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूत। और रही सही कसर रोड पर लगाई गई आग की लपटों ने पूरी कर दी। विरोध की आग दिल्ली से उठी और देखते ही देखते अलग अलग राज्यों में पहुंच गई। आपने बवाल देखा, अब बवाल की वजह देखिए। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जब देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। लाजमी था कि कांग्रेस आग बबूला होती, हुई भी, लेकिन रवनीत बिट्टू को आतंकवादी बताकर कांग्रेस भी उसी राह पर आगे बढ़ गई। हालांकि अब कांग्रेस और उसके साथी बीजेपी को राजनीतिक शुचिता का महत्व बता रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फर्ज बनता है कि राजनीति की गरिमा को बना करके रखें। मैं ये उम्मीद करता हूं कि FIR होगी और उससे भी ज़्यादा मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं पे लगाम कसेगी। दिल्ली ने प्रदर्शन के नाम पर जो कुछ देखा, कांग्रेस ने जो बयान दिए, उसकी शुरुआत अमेरिका के वाशिंगटन DC में 10 सितंबर को भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मसले पर राहुल गांधी के बयान से हुई। Fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. राहुल गांधी के इसी बयान को हथियार बनाकर खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया। रवनीत सिंह बिट्टू ने इसी बयान के बाद राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की और विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतर आई। दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू, पन्नू के साथ खड़े हैं। अच्छा होता अब मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने ने सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। जम्मू कश्मीर में चुनाव जारी हैं और हरियाणा समेत 3 राज्यों में चुनाव बाकी हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि चुनावी माहौल इस विवाद को अभी थमने नहीं देने वाला। जम्मू कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। पहले फेज में आज जिन 24 सीटों पर मतदान हुआ, वह वोटिंग का आंकड़ा 58.85% रहा। सबसे ज्यादा वोटिंग इंदरवल क्षेत्र में हुई, जहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ, तो वहीं सबसे कम 40% वोटिंग त्राल सीट पर। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मतदान की गर्मजोशी को इस एक तस्वीर से समझा जा सकता है। तस्वीरें बिजबेहरा की हैं। समर्थकों का जोश बढ़ाती ये हैं PDP उम्मीदवार इल्तिजा मुफ्ती। आप लोग डटे रहे मेरे साथ, मेरा दिल से आपको शुक्रिया अदा। जैसे मुफ्ती साहब, महबूबा जी विरी साहब ने आपका ख्याल रखा, आपकी बेटी हाजिर है। जीत हमारी, दुश्मन हारी। अभी मतदान जारी था, लेकिन इल्तिजा ने जीत का भी ऐलान कर डाला। इसने PDP समर्थकों को जोश से भर दिया। अच्छा कंपटीशन है, अच्छा है कंपटीशन है, क्योंकि जब मैं जीतूंगी इंशाल्लाह तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे ये जीत प्लेट पे हैंड ओवर की। मैं ये जो जीत है वो मैं कमाऊंगी, मैं हर एक वोट कमाऊंगी। आई विल अर्न माय विक्ट्री। बिजबेहरा राज्य की हाई प्रोफाइल सीट है, जिस पर मुफ्ती परिवार का दबदबा रहा है। 5.5 दशकों से भी ज्यादा वक्त से
इस सीट से मुफ्ती परिवार का सदस्य ही जीतता रहा है। 1967 में मुफ्ती मोहम्मद सईद पहली बार इस सीट से चुनाव जीते। फिर महबूबा मुफ्ती 1996 में यहां से पहली बार चुनाव जीती और अब तीसरी पीढ़ी से इल्तिजा मुफ्ती मैदान में है। इल्तिजा पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं। बिजबहरा में इल्तिजा की नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बशीर अहमद शाह वीरी से टक्कर है, लेकिन बशीर अहमद का आरोप है कि पीडीपी यहां बोगस वोटिंग करा रही है। आरोप बुरके की आड़ में फर्जी मतदान का है। श्रीनगर और बाकी इलाकों से ग्रुप्स लाए जाते हैं, लड़कियों के बुर्का पहनाया जाता है और उनकी आइडेंटिटी अंदर रिवील नहीं कराई जाती और वो जाके अपना वो बोगस स्लिप लेती है, वोट डालती है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस ने इस बार 7 गारंटी, पुरानी पेंशन योजना और मुफ्त स्कीमों का दांव लगाया है। कांग्रेस के इस गारंटी पत्र पर तेलंगाना मॉडल की छाप साफ दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि वादों का तेलंगाना मॉडल क्या हरियाणा में कांग्रेस के लिए सत्ता का 10 साल का सूखा खत्म कर देगा? 7 वायदे, पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति, हर महीने 2000 रुपए देने का वायदा कर रहे हैं। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। हरियाणा में कांग्रेस ने फ्री वाले चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। 7 तरह के वादे हैं और कोशिश सबको खुश करने की है। बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए, दिव्यांग को 6000 रुपए, विधवा पेंशन को 6000 रुपए। ये तो कैश ट्रांसफर वाली स्कीम्स के वादे थे, लेकिन फहरिस्त और भी लंबी है। लोक लुभावन लिस्ट में अभी कई वादे हैं। 2 लाख पक्की नौकरी, युवाओं को, हर परिवार को 300 यूनिट की फ्री बिजली, 25 लाख तक मुफ्त इलाज, गरीबों को छत, 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख की लागत से 2 कमरों का मकान। तो इस MSP गारंटी का भी वो काम करेंगे। जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात। कांग्रेस का दावा है कि जो कहा है वो हर हाल में पूरा करके दिखाएंगे, एक एक वादा निभाएंगे। जो 10 साल में इन्होंने जो बर्बाद किया उसको रिपेयर ही करना है, थोड़ा देर लगता है, फिर भी हम एक्सप्रेस इंजन लगाएंगे। वादा करें हरियाणा कांग्रेस से कि एक अच्छी सरकार बनाएंगे। जो आपने रिलीज किया है ये हम लागू करवाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनने। कांग्रेस हरियाणा की सत्ता से 10 साल से बाहर है और इस बार बीजेपी को रोकने के लिए उसने वादों की बरसात कर दी है। तो बीजेपी कह रही कि वोट की लहर में कांग्रेस के अरमान बह जाएंगे। कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, पर दूध नहीं देती है। और अब बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की। मोदी कैबिनेट ने आज इससे जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इससे देश भर में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ करने की बात कही है। एनडीए के नेता सालों से इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। अब इस पर ठोस फैसले की शुरुआत कर दी गई। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, 1 नेशन 1 इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। 15 अगस्त को जश्न आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन पर अपनी बात रखी और ठीक 34 दिन बाद कैबिनेट ने अब प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि फिर से सीरियल धमाकों से दहला है लेबनान।
अब हिजबुल्लाह के रेडियो सेट में धमाके हुए हैं। दक्षिणी बेरूत में 2 जगह ये धमाके हुए। हिजबुल्लाह आतंकियों के जनाजे में ये धमाके हुए हैं। कल सीरियल पेजर धमाके हुए थे। जी हां, ये धमाके वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस में हुए हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर और जो शुरुआती जानकारी मिल पा रही है कि जिस कम्युनिकेशन डिवाइस में ये विस्फोट हुआ है वो हाथ में पकड़े जाने वाले रेडियो हैं। हिजबुल्लाह ने पेजर्स की तरह ही ये डिवाइस भी करीब 5 महीने पहले खरीदे थे। शुरुआती दौर में इस तरह की जानकारी सामने आ रही है और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये रेडियो सेट में ये धमाका हुआ। सीरियल ब्लास्ट हुए हैं और कल पेजर्स में इसी तरह के सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में पेजर सेट्स में सीरियल ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट में अब तक 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के राजदूत भी धमाके में घायल हुए। इस वक्त की बड़ी खबर। अगर ये टेक्नोलॉजी एक पेजर में इस्तेमाल हो सकती है तो फिर आप ये मान लीजिए कि ये हर उस देश के लिए बड़ा खतरा है जहां जहां लिथियम बैटरी के इस्तेमाल का प्रयोग बढ़ने वाला है। पेजर, इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी रिपोर्ट देख रहे तमाम युवा दर्शकों ने कभी पेजर का नाम भी ना सुना हो, क्योंकि पेजर ने 1990 के दशक में भारत में दस्तक दी थी और कुछ ही साल के भीतर यह पूरी तरह से गायब हो गया था। लेकिन कल पश्चिमी एशिया के देश लेबनान में सीरियल पेजर ब्लास्ट की खबर ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। एक साथ हजारों पेजर में ब्लास्ट हुए जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 से 4 हजार लोग घायल हुए। सवाल यह है कि आखिर मोबाइल क्रांति के युग में इतनी बड़ी संख्या में पेजर इस्तेमाल ही क्यों हो रहे थे। दूसरा सवाल यह कि आखिर किसने और कैसे एक साथ लोगों के पास मौजूद पेजर में धमाका कर दिया। और सबसे जरूरी सवाल यह कि जिस तरह के धमाके पेजर के जरिए हुए, क्या हमारे आपके पास मौजूदा मोबाइल फोन में भी उसी तरह का ब्लास्ट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाले सीरियल पेजर ब्लास्ट की वीडियो गवाही आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक ब्लास्ट जो किसी रहस्य से कम नहीं है। एक हमला जिसमें तकनीक का इस्तेमाल करके दुश्मन को एक झटके में चित कर दिया गया। लेकिन सवाल है कि ये आखिर हुआ कैसे। तस्वीरें किसी सुपर स्टोर की लग रही हैं, जहां एक महिला काउंटर पर है, दूसरी तरफ एक युवक पॉलीथीन में सामान पैक कर रहा है, जबकि काउंटर के दूसरी तरफ पीली टी शर्ट में एक शख्स सामान के लिए पैसे दे रहा है। पंद्रह सेकंड बाद स्क्रीन पर मौजूद दोनों शख्स के पेजर एक साथ बजते हैं और वो दोनों अपनी जीन्स की जेब में हाथ डालकर पेजर बाहर निकालना शुरू करते हैं। लेकिन देखिए कैसे ये शख्स जेब में ही बीप के साउंड के बाद आए मैसेज को पढ़ने लगता है और फिर बेहद जोरदार धमाका होता है।
पेजर ब्लास्ट इतना ताकतवर था कि वो शख्स वहीं जमीन पर गिर जाता है, जबकि बाकी लोग दहशत से भाग खड़े होते हैं। मंगलवार को लेबनान के कई शहरों में यही हुआ। सीरियल पेजर ब्लास्ट की ये दूसरी तस्वीर देखिए। कोई कुछ समझ नहीं पाता और 1 सेकंड के भीतर तस्वीर बदल जाती है। मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे का वक्त हो रहा था जब एक के बाद एक पेजर में ब्लास्ट होने लगे और लेबनान के कोने कोने में चीख पुकार मच गई। कोई सड़क पर घायल पड़ा था तो कोई स्कूटी चलाते चलाते गिर पड़ा था, कोई अपनी कार की सीट पर ही लहूलुहान अवस्था में मदद मांग रहा था। कुछ घंटों के भीतर पश्चिम एशिया के देश लेबनान के अस्पतालों में 1 इंच जगह भी बाकी नहीं रह गई थी। सीरियल पेजर ब्लास्ट में 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत की सड़कों पर बस एम्बुलेंस दौड़ती हुई दिखाई दे रही थी। दरअसल इजरायल और हमास के बीच छिड़ी जंग में लेबनान भी कूद गया था और लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों पर मंगलवार दोपहर पेजर बॉम्ब से अटैक हुआ है। पेजर अटैक में लेबनान के एक सांसद के बेटे की मौत भी हुई है। पेजर ब्लास्ट में ईरान के राजदूत को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी, जबकि दूसरी आंख बुरी तरह जख्मी है। बारूद डाला गया था और डेटोनेटर स्विच डाला गया था, जिसको रिमोट कंट्रोल के माध्यम से डेटोनेट किया गया। अगर इसका पता लग जाता तो इसको ना तो हैक किया जा सकता था ना ट्रैक किया जा सकता था। और अनफॉर्चुनेटली ये पेजर जो है ये हिप्स के ऊपर बांधे जाते थे, जिससे उनको ज़्यादा चोटें जो है हिप्स में लगी और स्टमक में लगी, हाथों में लगी, आंखों में लगी और चेहरे पर लगी। पेजर के सीरियल ब्लास्ट के पीछे इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने का शक जता रहा है लेबनान। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं कि ये नए प्रकार का अटैक किया गया है। इसके पीछे डेफिनेटली मोसाद का हाथ है और इजराइल का हाथ है, जिसको उसने डिनाई किया है। वास्तव में ये एक्सटेंशन ऑफ साइबर वॉरफेयर है। एक कोडेड मैसेज के माध्यम से बैटरीज को हीट किया गया चेन रिएक्शन के माध्यम से, और एक वहाँ पे डेटोनेटर लगा हुआ था जिसको ट्रिगर किया गया और 3000 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए। देखिए, इजरायली एजेंट्स की खासियत क्या रहती है, चाहे हीनियस क्राइम हो, चाहे फिर टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी क्राइम हो, चाहे वो वॉरफेयर हो, वो जहां से उस चीज को प्रोड्यूस करते हैं वहीं पे उसको टैप करते हैं जाके। पेजर में सीरियल ब्लास्ट लेबनान में हुए, लेकिन ये बात पूरी दुनिया को परेशान इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें तकनीक को हथियार बनाया गया है। सवाल यह है कि एक साथ 1000 से ज्यादा पेजर में ब्लास्ट कैसे हुआ? क्या पेजर में पहले से ही विस्फोटक मौजूद था? हिजबुल्लाह के पेजर तक क्या इजराइल के हाथ पहुंच गए थे? क्या एआई का इस्तेमाल करके ब्लास्ट करवाया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पेजर के बाद अब मोबाइल फोन में ऐसा ब्लास्ट किया जा सकता है? पेजर के अंदर भी लिथियम बैटरी है, मोबाइल फोन के अंदर भी लिथियम बैटरी है। और अगर इस बैटरी को भी ओवरहीट करने की कोई तकनीक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर अटैक के माध्यम से, तो बिल्कुल उसी माफी का ब्लास्ट इसमें भी किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन एज ऑफ टुडे शायद वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को हासिल करना या उसको इन्वेंट करना खास करके इजराइल जैसे देश के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले समझते हैं कि पेजर आखिर होता क्या है। पेजर एक वायरलेस डिवाइस होती है जिसे बीपर के नाम से भी जाना जाता है। पेजर रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाली डिवाइस है जिसके जरिए
छोटे मैसेज का लेन देन होता है। 1950 में पहली बार पेजर का इस्तेमाल न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। तब 40 किलोमीटर की रेंज में पेजर से मैसेज भेज सकते थे और 1980 के दशक में इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में होने लगा। जानकारों के मुताबिक अगर पेजर में विस्फोट करना है तो उसमें रिमोट से ट्रिगर होने वाले एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करना होगा, जिसे पहले से ही पेजर में छिपा कर रखा गया हो। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान तक नए पेजर्स की खेप इसी साल अप्रैल और मई महीने में पहुंची थी। ये पेजर्स ताइवान से भेजे गए थे, यानी तैयारी कई महीने पहले कर ली गई थी। बताया जा रहा है कि जिन पेजर्स में धमाका हुआ उनमें करीब 3 ग्राम के आसपास विस्फोटक लगा हुआ था और इसे पेजर की बैटरी के बगल में लगाया गया था। सवाल यह है कि जो पेजर तकनीक के मामले में मोबाइल फोन से कोसों पीछे है, उसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह क्यों कर रहा था? हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि उसे ट्रैक नहीं किया जा सकता है। पेजर का इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है। जिन हिस्सों में मोबाइल नेटवर्क नहीं होता वहां भी पेजर आसानी से काम करता है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि पेजर की बैटरी 85 दिन तक चल सकती है और ये वाटर प्रूफ होता है। पेजर में टूटने का खतरा नहीं होता। कुल मिलाकर दशकों पुरानी टेक्नोलॉजी को हिजबुल्लाह इसलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि इजराइल की सेना और खुफिया एजेंसी के रडार पर उसके लड़ाके नहीं आएंगे। लेकिन लेबनान ने पेजर अटैक का ठीकरा इजराइल पर फोड़ा है और सवाल यह है कि इजराइल ने पेजर अटैक किया है तो कैसे? 5000 पेजर्स जो है एक ताइवान कंपनी जिसका नाम BAC है उससे ऑर्डर किए। इनको बनाया गया बुडापेस्ट में, हंगरी के कैपिटल में। मोसाद ने उसके अंदर एक छोटा सा पैनल लगा दिया। उस पैनल के अंदर 3 ग्राम विस्फोटक और साथ ही साथ एक डेटोनेशन स्विच पे लगाया गया जिसको बैटरी के नीचे छुपाया गया और उसको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। 13 महीने से ये फोन्स आए हुए थे हिजबुल्लाह के साथ में, लेकिन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए और कोडेड मैसेज से एक रेडियो मैसेज भेजा गया। वो जो रेडियो मैसेज भेजा गया तो उससे 3 बारी बीप हुआ। ऐसे लगा कि जैसे एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ रहा है। जैसे ही उन्होंने उसको फोन को पिक किया मैसेज रिसीव करने के लिए तो ब्लास्ट हो गए। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के दफ्तर से आई है और जहां पुलिस पहुंच चुकी है। ताइवान की गोल्ड अपोलो वो कंपनी है जिसने लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए पेजर बनाए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने लेबनान तक डिलीवरी होने से पहले ही ताइवान में बने गोल्ड अपोलो पेजर में विस्फोटक सामग्री छिपाई थी। हालांकि ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी ने बयान देकर कहा है कि पेजर यूरोप की एक कंपनी ने बनाए थे जिसके पास ताइवानी कंपनी के ब्रांड को इस्तेमाल करने का अधिकार है। हम ये मानते हैं कि लेबनान और सीरिया में जिन पेजर्स में धमाके हुए उन पर हमारे ब्रांड गोल्ड अपोलो का नाम था, लेकिन किसी और कंपनी ने वो पेजर बनाए थे। ये पेजर BAC नाम की कंपनी ने बनाए थे जिनके पास हमारे ब्रांड को इस्तेमाल करने का अधिकार है, इसलिए वो हमारा प्रोडक्ट नहीं है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसी साल युद्ध के मैदान में सेल फोन पर बैन लगा दिया था क्योंकि इसे ट्रैक करना आसान था, जिसके बाद कम्युनिकेशन के लिए पेजर्स का इस्तेमाल होने लगा। जिस खेप में ब्लास्ट हुआ था वो हाल में ही लेबनान पहुंचे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि पेजर के जरिए ब्लास्ट का ये पूरी दुनिया में अब तक का पहला मामला है। लेबनान में पेजर्स के फटने के पीछे 2 तरह की थ्योरी बताई जा रही है। पहली थ्योरी, हैक करके। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि पेजर्स को हैक करके उसमें लगी लिथियम बैटरी को ओवरहीट करके डेटोनेट किया गया।
हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि जिस तरह के धमाके हुए हैं वो डिवाइस हैक करके बैटरी को ओवरहीट कर देने से नहीं हो सकते। दूसरी थ्योरी, सप्लाई चेन अटैक। दूसरी थ्योरी ये है कि पेजर्स में सप्लाई के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के वक्त विस्फोटक लगा दिए गए हों, जो उसी सूरत में डेटोनेट हो जब उन पर खास तरह का मैसेज पहुंचे। बताया जा रहा है कि पेजर्स में एक साथ एरर शो करता हुआ मैसेज पहुंचा था और जैसे ही उसे हटाने के लिए क्लिक किया ताबड़तोड़ ब्लास्ट होने लगे। इस बात में दम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह को हाल ही में पेजर सप्लाई किए गए थे। लेबनान में हुआ पेजर अटैक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि इजराइल ने अपने दुश्मनों को मारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव का इस्तेमाल करके पेजर्स पर एक कोडेड मैसेज भेजा, जिसके बाद ब्लास्ट हुए। यह अटैक पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इस बात की चर्चा बहुत तेज हो चुकी है कि अगर पेजर में अटैक हो सकता है तो फिर अगला निशाना मोबाइल फोन हो सकते हैं। लेकिन इस पर तकनीक के जानकार क्या कहते हैं, वो सुनिए। इसमें कोई दो राह नहीं है कि जिस तरीके से आप पेजर की साइबर सुरक्षा में सेंध करके वहां पर ब्लास्ट कर सकते हैं, तो सेम मॉडल एज इट इज ही आप मोबाइल इकोसिस्टम में पूरी तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल इकोसिस्टम की साइबर सुरक्षा में सेंध लगा के मोबाइल की ब्लास्ट करा सकते हैं, मोबाइल को एक बॉम्ब बना सकते हैं, मोबाइल से आप लोगों की जान ले सकते हैं, उनको इंजरी पहुंचा सकते हैं और डैमेज पहुंचा सकते हैं। तो ये न केवल पेजर तक सीमित है, न केवल मोबाइल तक सीमित है, लगभग हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दुरुपयोग आज संभव है। ऐसे में भारत सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल इस पेजर विस्फोट ने दुनिया भर में सनसनी मचा रखी है और हिजबुल्लाह ने इजराइल को बदले की धमकी देकर तनाव बढ़ा दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में ट्रंप की रैली वाली जगह पर विस्फोटक मिले हैं। लॉन्ग आइलैंड में कार में विस्फोटक मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप पर हमले की कोशिश हो चुकी है। ट्रंप की रैली के पास कार में विस्फोटक मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।